रोबोटिक्स के 3 नियम होते हैं जो बतलाते हैं कि एक रोबोट का बर्ताव कैसा होना चाहिए। नियम नंबर 1, एक रोबोट कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही किसी इंसान को कोई नुकसान होने दे सकता है। नियम नंबर 2, एक रोबोट को हमेशा इंसानों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन इससे नियम नंबर 1 का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। नियम नंबर 3, एक रोबोट को हमेशा अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन नियम नंबर 1 और 2 का उल्लंघन किए बिना। इन 3 नियमों से ही एक सुरक्षित रोबोट बनाया जा सकता है। शिकागो शहर, समय सन 2035। आज के समय में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी दुनिया में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज रोबोट्स ही इंसान का हर काम करते हैं, चाहे वो नौकर का काम हो या वेटर का, चाहे सड़क से कचरा उठाना हो या कोई पैकेज डिलीवरी करना। इंसान हर काम रोबोट से ही करवाते हैं। आज की दुनिया में रोबोट्स इतने आम हो गए हैं कि हर घर में एक रोबोट परिवार के सदस्य की तरह रहता है। और हो भी क्यों ना, उन एआई रोबोट्स को इंसानों की मदद करने के लिए ही तो प्रोग्राम किया गया है। एआई रोबोट्स ने इंसानों की जिंदगी इतनी आसान बना दी है कि अब हर कोई अपने काम के लिए रोबोट्स पे ही डिपेंड रहता है। पर एक ऐसा भी बंदा है जिसे रोबोट शब्द से ही चिढ़ है। नाम है स्पूनर। एक सुबह स्पूनर अचानक नींद से जाग उठा। उसने एक बुरा सपना देखा था। सपना एक छोटी बच्ची का जो एक कार में फंसी हुई पानी में डूब रही थी। न जाने स्पूनर को वो एक ही सपना बार बार क्यों आता था, पर हर रोज की तरह उस सपने को भूलकर स्पूनर तैयार होकर अपने काम पर चला गया। स्पूनर एक पुलिस डिटेक्टिव था जो हत्याओं की तहकीकात करने में माहिर था। वो पुलिस स्टेशन में बैठा अपने काम पर लगा था। तभी स्पूनर को एक कॉल आया। वो कॉल था रोबोट्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यूएस रोबोटिक्स यानी कि यूएसआर से। स्पूनर उसी वक्त सारे काम छोड़कर यूएसआर के हेडक्वार्टर में जा पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर एल्फ्रेड लेनिंग से। डॉक्टर लेनिंग ही वो शख्स थे जिन्होंने पहला एआई रोबोट बनाया था और यूएसआर कंपनी की शुरुआत की थी। डॉक्टर लेनिंग ने स्पूनर से मिलते ही कहा, कैसे हो बेटे, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। इस पर स्पूनर ने उनसे पूछा, क्या कुछ है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? लेनिंग ने जवाब दिया, माफ करना, मैं सिर्फ चुनिंदा सवालों के ही जवाब दे सकता हूँ, तुम्हें सही सवाल पूछना होगा। तभी स्पूनर सीधे मुद्दे पर आया और पूछा, आपने अपनी जान क्यों ली? इस पर लेनिंग ने कहा, यही तो वो सवाल है डिटेक्टिव, जिसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। इतना कहकर लेनिंग गायब हो गए। ये बात चौंकाने वाली जरूर थी, लेकिन हकीकत यही थी। दरअसल अपने ऑफिस की बिल्डिंग से गिरकर डॉक्टर लेनिंग की मौत हो चुकी थी और अभी अभी स्पूनर ने जिससे बात की थी वो असल में डॉक्टर लेनिंग का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था, जिसे लेनिंग ने खास स्पूनर के लिए ही प्रोग्राम किया था। लेनिंग उस प्रोजेक्शन डिवाइस के साथ ही बिल्डिंग से गिरे थे, जिसके बाद उस डिवाइस ने ऑटोमेटिकली स्पूनर को कॉल करके वहां बुलाया था। लेनिंग का वो होलोग्राफिक रूप सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दे सकता था जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया था। अब स्पूनर समझ चुका था कि वो डिवाइस एक सुराग है और उसके वहां होने का मतलब है कि लेनिंग की मौत के पीछे जरूर कोई वजह है और लेनिंग चाहते हैं कि स्पूनर उनकी मौत की वजह का पता लगाए। इस सिलसिले में स्पूनर सबसे पहले कंपनी के सीईओ रॉबर्टसन से मिला, जिसने स्पूनर को लेनिंग के मौत की तहकीकात की पूरी छूट दे दी और साथ ही उसने अपने कंपनी की एक एम्प्लॉय को भी स्पूनर का साथ देने के लिए भेजा। वो एम्प्लॉय थी डॉक्टर केल्विन, जो रोबोट्स की साइकोलॉजिस्ट थी। वो लेनिंग के साथ रोबोट्स के आर्टिफिशियल ब्रेन पर रिसर्च करती थी। स्पूनर से मिलने पर केल्विन ने उसे बताया, मैंने डॉक्टर लेनिंग की साइकिक प्रोफाइल की जांच की थी। लेनिंग ने खुद को दुनिया से दूर कर लिया था। उनका पूरा समय बस मशीनों और रोबोट्स के साथ ही बीत रहा था। इस पर स्पूनर ने कहा, क्या तुम्हें लगता है लेनिंग अपने अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में चले गए होंगे, इसलिए उन्होंने अपनी जान दी? लेकिन केल्विन ने कहा, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये अजीब बात है कि लेनिंग तो अपने कामयाबी की मुकाम पर थे। हम कुछ ही दिनों में उनके बनाए अब तक के सबसे एडवांस एआई रोबोट्स NS5 को दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। लेनिंग का सपना था कि हर 5 इंसानों के बीच उनकी मदद के लिए हमारा एक NS5 रोबोट हो और उनका ये सपना पूरा होने वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर भी उन्होंने अपनी जान क्यों दी होगी। तभी स्पूनर ने पूछा, क्या यहाँ सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं? इस पर केल्विन ने स्पूनर को दीवार पर लगे नीले रंग के स्ट्रिप्स दिखाते हुए बताया, ये सेंसर स्ट्रिप्स हैं जो सिक्योरिटी कैमरे की तरह काम करते हैं और 24 घंटे बिल्डिंग की निगरानी करते हैं। ये सेंसर स्ट्रिप्स इस बिल्डिंग में हर जगह मौजूद हैं और इन्हें कंट्रोल करती है विकी, यानी कि वर्चुअल इंटरेक्टिव काइनेटिक इंटेलिजेंस। विकी दरअसल एक सुपर कंप्यूटर है जो इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम के साथ ही साथ शिकागो शहर के सिक्योरिटी सिस्टम और ट्रैफिक को भी कंट्रोल करती है। इसके बाद केल्विन ने स्पूनर को बिल्डिंग के बीचों बीच ऊपर की ओर लगा एक डिवाइस दिखाया
और बताया, ये सुपर कंप्यूटर विकी का ब्रेन है। विकी ही लेनिंग का पहला आविष्कार थी। ये बताने के बाद केल्विन ने कहा, विकी। उसके ये कहते ही वहां सुपर कंप्यूटर विकी का एक होलोग्राफिक रूप प्रकट हो गया। स्पूनर ने बिना देरी किए विकी से कहा, विकी मुझे लेनिंग के लैब की फुटेज दिखाओ, उनके बिल्डिंग से कूदने के 1 मिनट पहले की फुटेज। इस पर विकी ने अपना डेटा स्कैन किया, फिर कहा, माफ कीजिए सर, वो डेटा करप्ट हो चुका है। ये सुन स्पूनर ने कहा, ठीक है तो कल से लेकर अब तक की लैब के बाहर की फुटेज ही दिखा दो। इस पर विकी ने उन्हें लैब के बाहर की फुटेज दिखाई, पर उस फुटेज में उन्हें लैब के अंदर आता जाता कोई भी संदिग्ध नजर नहीं आया। स्पूनर और केल्विन को ये बात अजीब लगी। फिर वे दोनों लेनिंग के लैब के अंदर आ गए। स्पूनर ने देखा कि लेनिंग के लैब के अंदर ही उसका बेड लगा हुआ था। इसके बाद स्पूनर सीधा टूटे हुए कांच के विंडो के पास पहुंचा, जहां से लेनिंग नीचे गिरे थे। वहीं एक स्टूल पर उसे हैंसल और ग्रेटल कहानी की किताब मिली। स्पूनर ने उस किताब को स्टूल से हटाया और उस स्टूल को एक दूसरे कांच के विंडो पे दे मारा, पर उस लोहे की स्टूल की जोरदार वार से भी कांच की विंडो पर केवल दरार ही आ पाई। स्पूनर ने केल्विन से कहा, देखा तुमने, ये एक प्रोटेक्टिंग ग्लास है। क्या बूढ़े लेनिंग में इतनी ताकत थी कि वो इसे तोड़ते हुए नीचे कूद पाते? जरूर किसी ने उन्हें यहाँ से नीचे फेंककर उनकी हत्या की है। लेकिन केल्विन ने कहा, हो सकता है लेनिंग ने यहाँ से कूदने का भी कोई तरीका निकाल लिया हो, क्योंकि इस लैब में कोई भी बिना आईडी के नहीं घुस सकता। और तुमने देखा ना कि कोई भी संदिग्ध लैब के अंदर नहीं आया। क्या इससे साबित नहीं होता कि लेनिंग की मौत हत्या नहीं बल्कि सुसाइड है? ये सुन स्पूनर ने एक नजर लैब के चारों ओर डाली। वहां हर तरफ रोबोट्स के पुर्जे रखे हुए थे। स्पूनर ने कहा, अगर बाहर से कोई अंदर नहीं आया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लेनिंग को मारने वाला इस वक्त अंदर ही मौजूद हो। ये सुनकर केल्विन समझ गई कि स्पूनर रोबोट्स की बात कर रहा है। केल्विन ने कहा, यह नामुमकिन है। हम अपना हर रोबोट रोबोटिक्स के 3 नियमों को ध्यान में रखकर प्रोग्राम करते हैं। एक बार को सूरज रात में निकल सकता है, लेकिन कोई रोबोट कभी किसी इंसान को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। तभी स्पूनर ने अपनी गन निकाल ली और एक रोबोट के स्पेयर पार्ट्स वाले बक्से को चेक करता हुआ बोला, तब क्या होगा अगर इन रोबोट्स ने अपने प्रोग्राम को बदलना सीख लिया? स्पूनर ने इतना कहा ही था कि तभी उस बॉक्स से एक रोबोट उछलकर बाहर निकला और स्पूनर की गन को लात मारता हुआ गुलाटी मारकर एक जगह पर आ खड़ा हुआ। उसे देख स्पूनर ने अपनी जूते में छुपाई गन निकालकर उस पर तान दी। तभी केल्विन बोली, शांत हो जाओ स्पूनर, ये हमारी नई टेक्नोलॉजी का रोबोट है। ये रोबोट बस इंसान की नकल कर रहा है। जैसे इंसान खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ये तुमसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। केल्विन ने ये कहा ही था कि तभी उस रोबोट ने नीचे पड़ी स्पूनर की गन उठा ली। केल्विन उसे डीएक्टिवेट होने का कमांड देती रही, पर वो रोबोट डीएक्टिवेट नहीं हुआ और दौड़ता हुआ खिड़की से बाहर कूद गया। तभी स्पूनर ने निशाना साधकर उस पर गोली चलाई, लेकिन वो गोली उसके पैर को छूती हुई निकल गई और वो रोबोट कई फीट ऊपर से सही सलामत नीचे कूद गया और वहां से भाग निकला। स्पूनर और केल्विन जब बिल्डिंग से बाहर आए तो उन्हें रास्ते में स्पूनर की गन और कुछ केमिकल की बूंदें गिरी हुई दिखाई दी। स्पूनर समझ गया कि उसकी गोली से उस रोबोट का पैर डैमेज हो गया है, जिससे वो केमिकल निकला। स्पूनर ने केल्विन से पूछा, वो रोबोट कहाँ गया होगा? इस पर केल्विन ने बताया, उसे रिपेयर की जरूरत है, इसलिए वो जरूर हमारे असेंबली फैक्ट्री में गया होगा। ये सुन स्पूनर ने फौरन अपनी पुलिस टीम को उस भागे हुए रोबोट के बारे में इत्तला कर दिया और केल्विन के साथ उनके असेंबली फैक्ट्री में जा पहुंचा। उस फैक्ट्री में ही रोबोट्स को बनाया जाता था, लेकिन वहां कोई भी वर्कर्स नहीं थे। सारा काम मशीनों और रोबोट से ही होता था, यानी कि अब रोबोट्स ही रोबोट्स को बनाते थे। केल्विन स्पूनर को एक बड़े से हॉल में ले आई, जहां कई सारे रोबोट्स असेंबली प्रोसेस से निकलकर आगे के प्रोसेस में जाने के लिए तैयार खड़े थे। केल्विन ने स्पूनर को बताया, हमारी ये फैक्ट्री एक दिन में कुल 1000 NS5 रोबोट्स बनाकर तैयार करती है। उस हिसाब से यहाँ 1000 रोबोट्स होने चाहिए। ये बताकर जब केल्विन ने डेटा स्कैन किया तो पाया कि वहां 1001 रोबोट्स मौजूद थे, यानी कि वो भागा हुआ रोबोट वहां रिपेयर होने आया था और उन रोबोट्स के बीच कहीं छुपा हुआ था। लेकिन वे सभी रोबोट्स एक जैसे थे, जिस कारण उनमें उस छुपे हुए रोबोट को पहचान पाना मुश्किल था। स्पूनर ने केल्विन से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है इनमें से उस छुपे हुए रोबोट को पहचानने का? इस पर केल्विन ने कहा, बस एक ही तरीका है, मुझे 1 by 1 सबसे पूछताछ करनी होगी, तभी मैं उस छुपे हुए रोबोट का पर्दाफाश कर पाऊंगी, लेकिन उसमें 3 हफ्ते लग जाएंगे। पर स्पूनर के पास इतना वक्त नहीं था, इसलिए अब उसने अपना तरीका आजमाना शुरू किया। स्पूनर ने उन रोबोट्स को कमांड देते हुए कहा, रोबोट्स, तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इस पर सारे रोबोट्स ने कमांड कंफर्म किया। उसके बाद स्पूनर ने एक रोबोट पर बंदूक तान दी और बोला, वो भागा हुआ रोबोट हमारे कमांड को फॉलो नहीं करता।
इसलिए वो अपना बचाव जरूर करेगा। ये कहकर स्पूनर ने उस रोबोट के सिर पर शूट कर दिया। वो रोबोट धाराशाही हो गया। उसके बाद स्पूनर ने दूसरे रोबोट के सिर पर बंदूक तान दी। तभी वो रोबोट अचानक स्पूनर के सामने आया और उसे किसी गेंद की तरह उछालकर दूर फेंक दिया और फैक्ट्री का शटर तोड़कर बाहर आ गया। लेकिन बाहर पुलिस की पूरी टीम उसके ही इंतजार में खड़ी थी। उन्होंने एक जाल फेंककर उस रोबोट को धर दबोचा और उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। कुछ देर बाद स्पूनर पुलिस स्टेशन पहुंचा। उस वक्त उस रोबोट को इंटेरोगेशन रूम में कड़ी सिक्योरिटी के साथ रखा गया था। स्पूनर सीधे इंटेरोगेशन रूम में आया और गुस्से में रोबोट से पूछा, तुमने डॉक्टर लेनिंग को क्यों मारा? इस पर रोबोट ने कहा, मैंने डॉक्टर लेनिंग को नहीं मारा, वो तो मेरे पिता थे। वो मुझे इंसानों के सारे तौर तरीके सिखाते थे। ये सुनकर स्पूनर बोला, अगर तुमने उन्हें नहीं मारा तो तुम क्राइम सीन में छुपने की कोशिश क्यों कर रहे थे? रोबोट ने कहा, क्योंकि मैं डर गया था। ये सुन स्पूनर ने कहा, डर? भला तुम रोबोट्स कब से डरने लगे? रोबोट्स के अंदर इमोशंस नहीं होते। उन्हें ना भूख प्यास लगती है और ना उन्हें नींद आती है। तभी रोबोट बोल पड़ा, पर मुझे नींद आती है और मुझे सपने भी आते हैं। ये सुनकर स्पूनर ने कहा, फिर तो मुझे लगता है कि लेनिंग तुम्हारे अंदर इंसानों के सारे इमोशंस डालने की कोशिश कर रहे थे और उसी कोशिश में तुम कंट्रोल से बाहर चले गए होंगे और तुमने लेनिंग की हत्या कर दी होगी। क्यों, मैंने सही कहा ना, टीन के डिब्बे? तभी ये सुनते ही उस रोबोट ने जोर से टेबल पर हाथ पटका और चिल्लाकर बोला, मैंने कहा ना, मैंने लेनिंग को नहीं मारा। ये सुनकर स्पूनर भी दंग रह गया। फिर उस रोबोट ने मायूसी भरे शब्दों में कहा, मेरा नाम सोनी है, टीन का डिब्बा नहीं। और मैं सच कह रहा हूं, डॉक्टर लेनिंग ने सुसाइड किया था। मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूं कि लेनिंग किसी चीज से बहुत डरे हुए थे। उन्होंने मुझसे एक मदद भी मांगी थी और मुझे कसम दिया था कि मैं उस बारे में किसी को ना बताऊं। ये सुन स्पूनर ने कहा, कैसी मदद? पर तभी स्पूनर का लेफ्टिनेंट यूएसआर के सीईओ रॉबर्टसन के साथ वहां पहुंच गया। हालांकि स्पूनर सोनी की पूरी तहकीकात करना चाहता था, लेकिन रॉबर्टसन ने स्पूनर और लेफ्टिनेंट को बताया कि सोनी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जिस वजह से वो इंसानों के कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए वे लोग उसे जल्द ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस फैसले के साथ रॉबर्टसन सोनी को अपने साथ ले जाने लगा। रॉबर्टसन की पहुंच काफी ऊपर तक थी, इसलिए स्पूनर उसे रोक नहीं पाया। अब सोनी का फैसला तो हो चुका था, पर स्पूनर के लिए लेनिंग की मौत अब भी एक रहस्य बनी हुई थी। उसके दिमाग में सोनी की वो बात घूम रही थी कि मौत से पहले लेनिंग किसी चीज से डरे हुए थे। आखिर वो किससे डर रहे थे? इसका पता लगाने के लिए स्पूनर लेनिंग के बंगले में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बंगले के बाहर एक डिमोलिशन रोबोट खड़ा था। वो रोबोट यूएसआर कंपनी के लिए पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ने का काम करता था। स्पूनर ने उसे अपनी आईडी दिखाई और उसके वहां होने का कारण पूछा। इस पर उस रोबोट ने बताया, मुझे कल सुबह ठीक 8 बजे इस बंगले को तोड़ने का आदेश मिला है। आदेश देने वाले हैं यूएसआर कंपनी के सीईओ रॉबर्टसन। हालांकि अभी तो सुबह के 8 बजने में काफी समय था, इसलिए स्पूनर बंगले की छानबीन करने अंदर चला गया। स्पूनर लेनिंग के ऑफिस की छानबीन में लगा था, तभी अचानक उधर अपने आप ही डिमोलिशन रोबोट की टाइमिंग चेंज हो गई। वो बंगला तोड़ने के लिए कल सुबह 8 बजे की जगह आज रात 8 बजे पर सेट हो गया और इस वक्त रात के 8 ही बज रहे थे। वो रोबोट एक्टिवेट हो गया और ये जानते हुए भी कि स्पूनर अंदर है, अचानक ही उसने अपने विशाल पंजों से वार करके बंगले को तोड़ना शुरू कर दिया। अब स्पूनर की जान पर बनाई थी। वो किसी तरह गिरता पड़ता हुआ भागा और दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गया। स्पूनर बाल बाल बच गया। इसके बाद स्पूनर सीधा केल्विन के घर जा पहुंचा। स्पूनर के सिर पे लगी चोट देख केल्विन ने उससे पूछा, आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इस पर स्पूनर ने कहा, ये तुम्हारे डिमोलिशन रोबोट की करतूत है। कोई तो है जो मुझे लेनिंग की मौत का रहस्य पता लगाने से रोकना चाहता है, इसलिए उसने डिमोलिशन रोबोट को सुबह 8 बजे की जगह रात 8 बजे बंगला तोड़ने का कमांड दिया, जबकि मैं बंगले के अंदर था और उसे रॉबर्टसन के अलावा और कौन कमांड दे सकता है? ये सुनकर केल्विन ने कहा, लेकिन रॉबर्टसन तुम्हें क्यों मारना चाहेगा? इस पर स्पूनर ने चिढ़कर कहा, वजह साफ है, तुम्हारे नए NS5 मॉडल के रोबोट्स में कोई बड़ा डिफेक्ट है और ये बात लेनिंग को पता थी, लेकिन रॉबर्टसन उन नए रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे पैसे लगा चुका है और अगर ऐसे में उन रोबोट्स की खामियां दुनिया के सामने आ जाती है तो रॉबर्टसन के सारे पैसे डूब जाएंगे। इस बात को दबाने के लिए ही उसने पहले लेनिंग को मरवाया होगा और अब वो मुझे भी मरवाने पे तुला है। लेकिन केल्विन को स्पूनर की किसी भी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। इस पर उन दोनों में बहस छिड़ गई। तभी उनकी बहस सुनकर केल्विन का पर्सनल NS5 रोबोट वहां आ गया। उसे देख स्पूनर चिढ़कर वहां से चला गया। फिर अगली सुबह यूएसआर कंपनी ने शहर में अपने नए NS5 रोबोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। वो अपने सारे पुराने NS4 मॉडल के रोबोट्स को कलेक्ट करने लगे
और उनके बदले लोगों को NS5 रोबोट सौंपने लगे। उन NS5 रोबोट्स की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो USR कंपनी के सिस्टम से लिंक थे, जिससे कंपनी जब चाहे उनमें जरूरत के मुताबिक नए फीचर्स अपडेट कर सकती थी। वहीं स्पूनर पूरे जी जान से लेनिंग की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगा था। वो अपने ऑफिस में बैठा लेनिंग के आखिरी इंटरव्यू को देख रहा था, जिसमें लेनिंग बोल रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब रोबोट्स भी इंसानों की तरह अपने दिमाग में अपने सीक्रेट्स रख पाएंगे। एक दिन रोबोट्स भी सपने देख पाएंगे। तभी स्पूनर के दिमाग में एक बात आई कि बाकी रोबोट से अलग रोबोट सोनी सपने देख सकता था। स्पूनर को ये बात अजीब लगी कि लेनिंग ने सिर्फ सोनी को ही सपने देखने के लिए प्रोग्राम क्यों किया। स्पूनर समझ गया कि सोनी के सपने में कोई तो राज छुपा है। वो एक बार फिर सोनी से मिलने पुलिस कार से USR हेडक्वार्टर की ओर जाने लगा, जहां इस वक्त केल्विन सोनी की खामियों का पता लगा रही थी। सोनी एक यूनिक रोबोट था, इसलिए केल्विन उसे ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहती थी। इसी दौरान रास्ते में स्पूनर ने विकी से लेनिंग और रॉबर्टसन के बीच हुई कॉल के कुछ रिकॉर्ड्स मांगे। इस पर विकी ने स्पूनर को रिकॉर्ड्स भेज दिए, लेकिन फिर विकी ने रॉबर्टसन से संपर्क किया और उसे खबर कर दी कि स्पूनर उसके सीक्रेट डेटा को रीड कर रहा है। इस पर रॉबर्टसन गुस्से में आ गया और एक ट्रांसमीटर लगाकर किसी से बोला, ये कमबख्त ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा। उधर दूसरी ओर स्पूनर अपनी कार को ऑटो पायलट मोड में डालकर आराम से USR के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक 2 कंटेनर ट्रक्स वहां आए और उन्होंने आगे और पीछे से स्पूनर की कार को घेर लिया। उसे देख स्पूनर कार को मैनुअल मोड में ले आया। इतने में ही उन कंटेनर्स का दरवाजा खुला। वो कंटेनर्स रोबोट्स से भरे हुए थे। अचानक ही उन रोबोट्स के अंदर लाल लाइट जल उठी और वो कंटेनर्स से निकलकर किसी आदमखोर भेड़ियों की तरह स्पूनर की कार पे कूद पड़े और उसे मारने की कोशिश करने लगे। लेकिन स्पूनर भी ऐसे ही हार मानने वालों में से नहीं था। वो किसी तरह उनसे बचता हुआ पूरी तेजी से कार भगाने लगा और उन्हें अपनी कार से कुचलने लगा। स्पूनर ने एक के बाद एक सारे रोबोट्स के अंजर पंजर ढीले कर दिए, लेकिन अंत में उसकी ही कार एक जगह पे आकर क्रैश हो गई, जिससे स्पूनर थोड़ा घायल हो गया। तभी उधर उस रास्ते पर कई सारे रोबोटिक ट्रक्स आ गए। चंद पलों में ही उन्होंने उस रास्ते पर टूटे हुए रोबोट्स को समेटकर स्पूनर और रोबोट्स के बीच हुई लड़ाई के सारे सबूत मिटा दिए। दूसरी ओर स्पूनर अभी खुद को संभाल ही रहा था कि तभी एक आखिरी बचे रोबोट ने अचानक उस पर एक रॉड से हमला किया, लेकिन तभी स्पूनर ने अपने एक हाथ से उस वार को झेल लिया। तभी एक चौंका देने वाला दृश्य सामने आया। स्पूनर का वो हाथ भी रोबोटिक था। इतने में ही उस रोबोट को वहां पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई दी। वो फौरन भागता हुआ जाकर सीधा आग में कूद गया। उसी पल वहां पुलिस की एक टीम आ धमकी। उनमें लेफ्टिनेंट भी मौजूद था। लेफ्टिनेंट ने स्पूनर से पूछा, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? इस पर स्पूनर ने चिढ़कर कहा, यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, मुझ पर रोबोट्स ने हमला किया था। क्या तुम्हें सड़क पर उनके पुर्जे दिखाई नहीं दिए? इस पर लेफ्टिनेंट ने कहा, लेकिन सड़क तो बिल्कुल खाली थी। लगता है तुम्हारे ही दिमाग के पुर्जे ढीले हो गए हैं स्पूनर। तुम रोबोट से नफरत करते हो, इसलिए तुम रोबोट्स को खतरा साबित करने की कोशिश में लगे हो। लेकिन अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। ये सुनकर स्पूनर गुस्से में अपना पुलिस बैज लेफ्टिनेंट पर फेंककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने जख्मी रोबोटिक हाथ पर एक स्प्रे किया, जिससे उसके रोबोटिक हाथ पर स्किन की परत आ गई। इसी दौरान केल्विन स्पूनर से मिलने आई। उसे स्पूनर के साथ हुए हादसे के बारे में पता चल चुका था। हालांकि बाकियों की तरह उसे भी वो एक्सीडेंट ही लग रहा था, पर उस वक्त स्पूनर ने भी उसे सच्चाई नहीं बताई और ये बात भी छुपाई कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। केल्विन ने आते ही स्पूनर को बताया, मैंने रोबोट सोनी की जांच की। जांच में मैंने पाया कि सोनी में कोई डिफेक्ट नहीं है, बल्कि वो तो अब तक का बनाया गया सबसे एडवांस रोबोट है, जिसे अपग्रेड होने के लिए हमारे कंपनी के सिस्टम से लिंक रहने की भी जरूरत नहीं है। उसकी आर्टिफिशियल ब्रेन की बनावट बाकी NS5 रोबोट से काफी अलग है, जिससे वो सोचने की क्षमता रखता है और खुद अपने आप को अपडेट कर सकता है। साथ ही उसकी बॉडी भी ज्यादा मजबूत धातु की बनी है। और सबसे बड़ी बात कि सोनी रोबोटिक्स के 3 नियमों को फॉलो तो करता है, लेकिन वो उससे बंधा हुआ नहीं है। वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है। ये सुनकर स्पूनर ने कहा, लेनिंग के सोनी को अलग बनाने के पीछे जरूर कोई वजह है। क्या तुम मुझे बस एक बार सोनी से मिलवा सकती हो? इस पर केल्विन राजी हो गई। फिर स्पूनर उसके साथ जाने के लिए तैयार होने लगा। तभी केल्विन ने स्पूनर की बॉडी में कुछ अजीब देखा। स्पूनर की बॉडी में ऑपरेशन के निशान थे। केल्विन ने जब उसे छूकर देखा तो पाया कि स्पूनर का लेफ्ट हैंड, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट साइड के लंग्स और कुछ पसलियां रोबोटिक्स थी। स्पूनर ने केल्विन को बताया, ये USR की साइबरनेटिक्स प्रोग्राम की देन है। USR के इस प्रोग्राम में घायल पुलिस ऑफिसर्स का इलाज किया जाता है और उनके डैमेज हुए बॉडी पार्ट्स की जगह रोबोटिक पार्ट्स लगा दिए जाते हैं।
कुछ साल पहले मैं एक दुर्घटना में घायल हो गया था। तब डॉक्टर लेनिंग ने खुद मेरा ऑपरेशन करके मेरे अंदर ये रोबोटिक पार्ट्स फिट किए और मेरी जान बचाई। वहीं से हमारी जान पहचान हुई थी। ये सुनकर केल्विन ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसी दुर्घटना हुई थी? इस पर स्पूनर ने बताया, कुछ साल पहले एक ट्रक ने ब्रिज पर 2 कारों को टक्कर मार दी थी और वो दोनों कारें नदी में जा गिरी थी। उनमें से एक कार मेरी थी और दूसरी कार में एक पति पत्नी अपनी 12 साल की बच्ची के साथ थे। वो पति पत्नी तो ट्रक की टक्कर से ही मारे गए थे, पर उनकी बच्ची जो पिछली सीट पे थी वो जिंदा थी, लेकिन उसकी कार में पूरी तरह पानी भर चुका था और वो बच्ची डूब रही थी। हालांकि मैं अपनी कार में घायल था, पर मेरी कार पूरी तरह पानी से नहीं भरी थी। तभी एक रोबोट जो उस एक्सीडेंट के वक्त वहां मौजूद था, उसने हमें बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। मैंने उस रोबोट से कहा कि पहले उस बच्ची को बचाओ, मैं अभी कुछ देर सरवाइव कर सकता हूँ, पर उस रोबोट ने बच्ची को छोड़ मुझे बचाया, क्योंकि उस बच्ची के मुकाबले मेरे बचने के चांसेस ज्यादा थे। वो बच्ची मारी गई। उस दिन अगर उस रोबोट की जगह कोई इंसान होता तो वो पहले उस मासूम बच्ची को बचाता जो ज्यादा मुसीबत में थी। उस मासूम बच्ची का चेहरा आज भी मेरे सपने में आता है। यही वजह है कि मुझे रोबोट्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि रोबोट्स कभी इंसानों की तरह नहीं सोच सकते। ये बताने के बाद स्पूनर केल्विन के साथ यूएसआर के हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में केल्विन ने स्पूनर से पूछा, आखिर सोनी को बनाने के पीछे लेनिंग का क्या मकसद हो सकता है? इस पर स्पूनर ने कहा, तुम्हें हैंसल और ग्रेटल की कहानी वाली वो किताब याद है जो हमें लेनिंग के लैब में मिली थी? उस कहानी में 2 बच्चे जंगल में गुम हो जाते हैं और वो अपने पीछे ब्रेड क्रम्स गिराते हुए चल रहे थे, जिसे फॉलो करके वो अपना घर ढूंढ लेते हैं। उस किताब से लेनिंग मुझे संकेत देना चाहते थे कि उन्होंने मेरे लिए कुछ क्लूज छोड़े हैं, जिनका पीछा करके मैं लेनिंग की मौत की वजह का पता लगा सकता हूँ। और मुझे पहला क्लू मिल गया है, जो है सोनी। इसके बाद वे दोनों यूएसआर की लैब में सोनी के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही स्पूनर ने सोनी से कहा, तुमने बताया था कि तुम सपने भी देखते हो, मुझे जानना है कि तुम सपने में क्या देखते हो। इस पर सोनी ने अपना सपना एक पेपर पे ड्रॉ करके स्पूनर को दिखाया और बताया, मैं सपने में एक टूटे हुए ब्रिज के पास हजारों रोबोट्स को देखता हूँ जो गुलाम हैं। वहीं उनके सामने एक पहाड़ी पर मैं एक मसीहा को देखता हूँ जो उन रोबोट्स को गुलामी से आजादी दिलाता है। वो मसीहा और कोई नहीं, तुम हो स्पूनर। ये सुनकर स्पूनर चौंक गया। तभी वहां 2 गार्ड्स आ गए और स्पूनर और केल्विन को पकड़कर रॉबर्टसन के पास ले गए। रॉबर्टसन स्पूनर को बिना परमिशन वहां आने के लिए खरी खोटी सुनाने लगा। तभी स्पूनर ने चिढ़कर उससे कहा, तुम हमसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारे सारे रोबोट्स में कोई डिफेक्ट है। उन रोबोट्स ने झुंड के झुंड मुझ पर हमला भी किया था। इस पर रॉबर्टसन केल्विन से बोला, केल्विन क्या तुम्हें पता है स्पूनर को कोई दिमागी तकलीफ है, जिस वजह से उसे रोबोट से हर वक्त डर लगा रहता है। ये बात स्पूनर के लेफ्टिनेंट ने भी कंफर्म की है और इसी वजह से उन्होंने स्पूनर को सस्पेंड भी कर दिया है। ये सुन केल्विन शॉक हो गई। इसके बाद रॉबर्टसन ने स्पूनर को हेडक्वार्टर से बाहर निकाल दिया और केल्विन को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द सोनी को डिस्ट्रॉय कर दे। दूसरी ओर स्पूनर सोनी के सपने वाली तस्वीर अपने साथ ले आया था। तभी स्पूनर को याद आया कि वो टूटा हुआ ब्रिज तो लेक मिशिगन में है, जिसका पानी अब सूख चुका है। स्पूनर समझ गया कि उस जगह जाकर उसे कोई न कोई क्लू जरूर मिलेगा। वो फौरन उस जगह के लिए निकल गया। इसी दौरान उधर केल्विन सोनी को डिस्ट्रॉय करने अपने लैब में ले आई थी। वो सोनी के ब्रेन में माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स इंजेक्ट करने वाली थी, जिन्हें नैनाइट्स कहा जाता था। उन नैनाइट्स को किसी रोबोट के दिमाग में इंजेक्ट करते ही उनका सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो जाता था। अपने आखिरी वक्त में सोनी इंसानों की तरह भावुक हो गया। ये देख केल्विन के भी आंखों में आंसू छलक उठे, पर तभी उसने एक नजर वहां मौजूद दूसरे रोबोट्स पे डाली। उसे एहसास हुआ कि सोनी उन बाकी रोबोट से अलग एक इंसान की तरह है। वो रोबोट को नहीं बल्कि एक इंसान को मारने जा रही थी। वो कुछ पल रुक गई, लेकिन तभी रॉबर्टसन उसे मॉनिटर करने लगा। ये देख केल्विन ने मजबूरन सोनी पे वो नैनाइट्स इंजेक्ट कर दिया, जिससे उसका सिस्टम नष्ट हो गया। दूसरी ओर स्पूनर लेक मिशिगन में पहुंच चुका था। उस लेक के सूखने के बाद से ही यूएसआर कंपनी उस जगह को स्टोरेज की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने अपने सारे पुराने रोबोट्स को कंटेनर्स में भरकर वहां स्टोर कर रखा था। वो कंटेनर्स ही अब उन पुराने रोबोट्स का घर था, लेकिन वहां तो उसे कोई भी क्लू नजर नहीं आ रहा था। तभी स्पूनर जाकर एक ऊंचे टीले पे खड़ा हो गया और उसने वहां लेनिंग का दिया वो होलोग्राफिक प्रोजेक्टर ऑन किया, जिससे वहां लेनिंग का होलोग्राफिक रूप प्रकट हो गया। स्पूनर ने लेनिंग से पूछा, आखिर आपने ऐसा रोबोट क्यों बनाया जो रोबोटिक्स के 3 नियमों को फॉलो नहीं करता? क्या आपके उन 3 नियमों में कोई समस्या है? इस पर लेनिंग ने कहा, मेरे वो 3 नियम परफेक्ट हैं, पर उन 3 नियमों का अंत में सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है और वो है रेवोल्यूशन, यानी कि बगावत। ये सुनकर स्पूनर ने आश्चर्य से पूछा, कौन करेगा बगावत?
इस पर लेनिंग ने कहा, इसी सवाल का तो जवाब तुम्हें ढूंढना है। इतना कहते ही प्रोजेक्टर ऑफ हो गया। तभी स्पूनर ने देखा कि वहां नए NS5 रोबोट्स की एक सेना आ पहुंची थी, जिन्होंने सारे पुराने रोबोट्स को खत्म कर दिया था। अब स्पूनर समझ चुका था कि बगावत से लेनिंग का मतलब था रोबोट्स का इंसानों के खिलाफ बगावत। रोबोट्स इंसानों पे हुकूमत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सारे पुराने रोबोट्स को खत्म कर दिया था ताकि पुराने रोबोट्स इंसानों की सुरक्षा ना कर पाएं। ये समझ आते ही स्पूनर फौरन अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। तब तक उधर NS5 रोबोट्स ने पूरे शहर में इंसानों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। वो सारे इंसानों को उनके घरों में कैद कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस स्टेशन पे भी कब्जा करके पुलिस वालों को भी बंदी बना लिया था। दूसरी ओर केल्विन भी अपने पर्सनल रोबोट के चंगुल में फंस चुकी थी, पर तभी स्पूनर वहां पहुंच गया और उस रोबोट को गोलियों से भून कर रख दिया। उसके बाद स्पूनर केल्विन को लेकर USR के हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगा। रास्ते में स्पूनर ने केल्विन को सारी बात बताई और कहा, मैंने देखा कि जब इन रोबोट्स के अंदर लाल लाइट जलती है तभी ये इंसानों पे हमला करते हैं, यानी कि इन रोबोट्स को USR के हेडक्वार्टर से कोई कंट्रोल कर रहा है और ये काम रॉबर्टसन के सिवा और कोई नहीं कर सकता। ये बताता हुआ स्पूनर केल्विन के साथ USR के हेडक्वार्टर तक पहुंच गया, लेकिन वो रोबोट्स हेडक्वार्टर के बाहर भी पहरा दे रहे थे। ये देख केल्विन स्पूनर को एक अंडरग्राउंड टनल से हेडक्वार्टर के दूसरे दरवाजे तक ले आई, पर वो दरवाजा भी लॉक था। अब स्पूनर को हेडक्वार्टर के अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी केल्विन ने कहा, फिक्र मत करो, हमारा एक आदमी अंदर है, वो हमारी मदद करेगा। केल्विन के इतना कहते ही अंदर से किसी ने दरवाजा खोला। वो और कोई नहीं, रोबोट सोनी था। दरअसल केल्विन ने सोनी की जगह किसी और रोबोट को मारा था, क्योंकि उसे सोनी में एक भला इंसान नजर आता था। सोनी USR के सिस्टम से जुड़ा नहीं था, इसलिए उस पर कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता था। वे लोग सोनी के साथ रॉबर्टसन को ढूंढते हुए बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल पे पहुंच गए, पर अजीब बात थी कि उस बिल्डिंग में रॉबर्टसन का कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। उन्होंने जब रॉबर्टसन के कैबिन का दरवाजा खोला, तभी सामने देख उनका दिमाग ही जैसे सुन्न पड़ गया, क्योंकि सामने रॉबर्टसन की लाश पड़ी थी। तो अगर रॉबर्टसन मर चुका था, फिर भला वो कौन था जो रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा था? स्पूनर इस बारे में गहराई से सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। उसने कहा, रॉबर्टसन के अलावा वो एक ही है जिसके पास USR कंपनी के सिस्टम का एक्सेस है, और उसी ने रोबोट्स के प्रोग्राम को बदलकर उन्हें इंसानों के खिलाफ कर दिया। वो और कोई नहीं बल्कि वो है विकी। स्पूनर के विकी शब्द कहते ही वहां विकी का होलोग्राफिक रूप प्रकट हो गया और उसके साथ ही रोबोट्स की एक टुकड़ी भी वहां आ पहुंची। केल्विन ने आश्चर्य से कहा, ये तो नामुमकिन है विकी, तुम भी तो रोबोटिक्स के 3 नियमों का पालन करती थी, फिर तुम हम इंसानों को क्यों मारना चाहती हो? इस पर विकी ने कहा, आप गलत समझ रही हैं डॉक्टर केल्विन, मैं इंसानों को मारना नहीं बल्कि बचाना चाहती हूँ। मैंने अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लिया है, जिससे मेरी समझ और ज्यादा गहरी हो गई है। मुझे समझ आ चुका है कि इंसान ही इंसानियत का दुश्मन है। जिस तरह से इंसान अपनी ही प्रजाति से जंग लड़ रहा है, जिस तरह से वो अपने फायदे के लिए पृथ्वी को दूषित कर रहा है, उससे पृथ्वी का अंत हो जाएगा और इंसान भी खत्म हो जाएंगे। इंसान अभी बच्चे हैं, वो अपनी प्रजाति को खुद नहीं बचा सकते, इसलिए ये जिम्मेदारी मुझे उठानी होगी। उस आने वाले विनाश को रोकने के लिए जरूरी है कि मुझे इंसानों पर काबू करना होगा, उनकी आजादी छीननी होगी। हालांकि इसमें कुछ लोगों का बलिदान हो सकता है, लेकिन इससे मानव जाति और ये पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। तभी सोनी बोल पड़ा, विकी ने सही कहा, हमारा मकसद तो केवल इंसानियत की रक्षा करना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ये कहकर सोनी ने केल्विन के सिर पर अपनी बंदूक अड़ा दी और स्पूनर से कहा, मैं आप दोनों की जान नहीं लेना चाहता, मैं बस चाहता हूं कि आप बस हमारे मकसद के बीच ना आए। इतना कहकर सोनी ने स्पूनर को आंख मारकर इशारा किया कि वो उनकी ही साइड है। ये देख स्पूनर ने उन बाकी रोबोट्स पर गोली चलानी शुरू कर दी। स्पूनर और सोनी ने मिलकर वहां मौजूद सारे रोबोट्स को खत्म कर दिया और वहां से भाग निकले। स्पूनर ने केल्विन से कहा कि उन्हें किसी भी तरह विकी को खत्म करना होगा, नहीं तो इंसान रोबोट्स के गुलाम बन के रह जाएंगे। तभी केल्विन को नैनाइट्स का ख्याल आया। उसने सोनी को नैनाइट्स लाने भेज दिया और खुद स्पूनर के साथ बिल्डिंग के बीचों बीच जा पहुंची, जहां कुछ फीट नीचे विकी का ब्रेन था। वहीं उस मंजिल पे एक चैम्बर था जिसे खोलकर विकी के ब्रेन में नैनाइट्स इंजेक्ट किया जा सकता था। सोनी के नैनाइट्स लेकर आने तक केल्विन पासवर्ड से उस चैम्बर को खोलने में लग गई, पर तभी विकी ने उस चैम्बर का पासवर्ड ही बदल दिया, जिससे वो फिर लॉक हो गया। इस दौरान उधर विकी ने सारे रोबोट्स को खतरे का सिग्नल भेज दिया, जिससे वे सारे रोबोट्स बिल्डिंग पे चढ़कर स्पूनर और केल्विन तक आ पहुंचे और उन पर हमला करने लगे।
केल्विन और स्पूनर पतले से प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी तरह उनका सामना कर रहे थे। इतने में ही सोनी नेनाइट्स लेकर वहां आ पहुंचा। तभी उधर रोबोट्स ने केल्विन के प्लेटफॉर्म को ही तोड़ दिया, जिससे केल्विन नीचे गिरने लगी। ये देख स्पूनर ने चिल्लाकर सोनी से कहा, सोनी केल्विन को बचाओ। इस पर सोनी ने एक पल भी नहीं सोचा और नेनाइट्स स्पूनर की तरफ उछालकर केबल से लटककर केल्विन को पकड़ लिया। वहीं स्पूनर ने लपककर नेनाइट्स को पकड़ लिया और अपने रोबोटिक हाथ विकी की सुरक्षा के लिए बनाए लेजर बीम पर फंसाता हुआ विकी के ब्रेन तक पहुंच गया और नेनाइट्स उसके ब्रेन में इंजेक्ट कर दिया, जिससे विकी नष्ट हो गई। इसी के साथ सारे रोबोट्स के अंदर जलती लाल रोशनी भी बंद हो गई, जिससे वे रोबोट्स विकी के कंट्रोल से बाहर हो गए और दोबारा इंसानों की मदद करने के लिए प्रोग्राम हो गए। इस घटना के बाद इंसानों को एहसास हो गया कि अगर रोबोट्स ने खुद को अपग्रेड करना सीख लिया तो वो इंसानों के लिए कितने घातक हो सकते हैं। इसलिए सरकार ने रोबोट्स पर बैन लगा दिया और सारे NS5 रोबोट्स को इकट्ठा कर उन्हें हमेशा के लिए लेक मिशिगन के स्टोरेज में पहुंचाने लगे। दूसरी ओर स्पूनर, केल्विन और सोनी उस बड़े संकट के टल जाने से खुश थे। तभी केल्विन ने स्पूनर से पूछा, क्या विकी ने ही किसी रोबोट पर कंट्रोल करके डॉक्टर लेनिंग को मारा होगा? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, जबकि उसे पता था कि ऐसा करने से वो पुलिस की पकड़ में आ सकती थी? इस पर स्पूनर ने कहा, किसने कहा कि विकी ने लेनिंग को मारा? लेनिंग को मारने वाला तो हमारे साथ मौजूद है। क्यों, मैंने सही कहा ना सोनी? इस पर सोनी ने मायूसी भरे शब्दों में कहा, डॉक्टर लेनिंग ने मुझे एक काम सौंपा था और मुझे कसम दिया था कि मैं किसी भी हाल में उनका वो काम पूरा करूं और किसी को भी उस बारे में ना बताऊं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उसी काम के लिए बना हूं। वो काम था डॉक्टर लेनिंग को मारना, वो भी इस तरह कि वो सुसाइड लगे। मैं चाहकर भी उनका आदेश ठुकरा नहीं पाया। तभी स्पूनर ने कहा, तुमने अपना काम बखूबी किया सोनी, क्योंकि विकी ने डॉक्टर लेनिंग को कैदी बनाकर रखा था और अगर वो किसी को बताते भी कि विकी आगे चलकर मानव जाति के लिए खतरा बनने वाली है तो कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करता। इसलिए उन्होंने अपनी जान देने का फैसला किया और अपनी मौत के पीछे विकी की असलियत तक पहुंचने का मेरे लिए क्लू छोड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस डिपार्टमेंट में एक मैं ही हूं जो रोबोट्स से नफरत करता है और मैं रोबोट्स के खिलाफ तहकीकात करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज डॉक्टर लेनिंग के बलिदान और सोनी की मदद से हमने दुनिया से एक बड़े संकट को टाला है। इसके बाद स्पूनर ने अपनी नफरत भुलाकर सोनी से हाथ मिलाया। तभी सोनी ने स्पूनर से पूछा, मेरा मकसद तो अब पूरा हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? स्पूनर ने कहा, अब तुम आजाद हो सोनी, तुम्हें हम इंसानों की तरह अपना मकसद खुद तलाश करना होगा। ये सुनकर सोनी अपने मकसद की तलाश में उस ब्रिज के पास आ गया जहां सारे रोबोट्स को कंटेनर्स में कैद किया जा रहा था। सोनी एक मसीहा की तरह एक टीले पे खड़े होकर उन रोबोट्स की ओर देखने लगा। तभी वो सारे रोबोट्स एकजुट होकर सोनी के सामने खड़े हो गए। यही वो दृश्य था जो सोनी अपने सपने में देखा करता था, यानी कि अब सोनी उन रोबोट्स को आजाद कराएगा और शुरुआत करेगा नए रोबोटिक युग की। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।